गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन की बात करी थी। चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, उनके बेसिस पे हमने चीज़ों को क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी 4 कैटेगरीज़ में, 4 या 5 कैटेगरीज़ में। ठीक है, तो सॉर्टिंग उससे हमें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हो सकता है। सॉर्टिंग इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कंप्यूटर साइंस में कोडिंग वगैरह भी करते हो तो वो एक पर्टिकुलर एक बहुत ही ब्रॉड सा टॉपिक है सॉर्टिंग में भी कई तरह की सॉर्टिंग करी जाती है। बबल सॉर्टिंग करके एक उसमें टाइप होता है सॉर्टिंग का। तो इससे आप जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि सॉर्टिंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सॉर्टिंग मेक्स लाइफ ईजियर। इससे जो है चीज़ों को आप कैटेगराइज कर लेते हो और चीज़ों को पिक करने में, चीज़ों को वापस से ढूंढने में आपको इजी होता है। ठीक है, तो यही कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम सॉर्टिंग करते हैं या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं चीज़ों की उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो वैसे आपको वापस से रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि आपका जो टेस्ट है वो 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 अगस्त से स्टार्ट तो हो रहा है और आपको, मुझे लगता है कि अब तक आपने प्रिपरेशन वगैरह करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। और आई होप कि सारे के सारे लोगों के बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। सबके एटलीस्ट 80% नंबर आने वाले हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ साइंस में लेते आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। सारे सब्जेक्ट्स में लाओगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। ठीक है, और मुझे ही नहीं, आपके घर वालों को तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में वापस से बता देता हूँ कि एग्ज़ाम के पैटर्न में करना क्या होगा कि आपको 2 तरीके का एग्ज़ाम देना होगा, 2 तरीके का टेस्ट होगा। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। वो एक पर्टिकुलर स्लॉट दे दिया जाएगा आपको कि इस इतने ड्यूरेशन के अंदर आपको जो है अपना टेस्ट कंप्लीट भी करना है। वो प्योरली ऑनलाइन बेसिस पे होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन टिक करना होता है। कोई भी सब्जेक्टिव नहीं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। एक तो वो पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज़ कि आपके घरों पे पहुंचाया जाएगा जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर शीट्स। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी टाइम टेबल दिया होगा एग्ज़ाम का, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको वो एग्ज़ाम देना होगा। होगा ये कि आपको आपके पेरेंट्स की निगरानी में, जैसे मान जो है टेस्ट देना होगा। और जैसे इसका एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। ऐसे मान लो 5 अगस्त को आपका 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका साइंस का एग्ज़ाम है, वो भी रिटन वाला, जिसको सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं हम। तो आपको उसमें करना क्या होगा कि आपके घर में पहले ही पहुंचा दिया जाएगा। आपके पापा जिस टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उस टाइम पे, या फिर आपके गार्जियन जिस टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट होना होगा उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर भी दे देंगे और आंसर शीट भी दे देंगे। ठीक है, उस समय आपको लिखना स्टार्ट कर देना है और जितना ज़्यादा ऑनेस्ट हो सके उतना ज़्यादा ऑनेस्टी आपको दिखानी है। ठीक है, आपको अपने आप को परखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। और जैसे ही टाइम ओवर हो जाएगा वैसे आपको कॉपी बंद कर देना है और अपने पापा को या फिर अपने गार्जियन को वापस से दे देना है। और उसके बाद क्या होगा कि आपके घर पे वापस स्कूल से कोई जाएगा और आपके सारे आंसर शीट्स वहाँ से उठा लिए जाएंगे और बाकी फ़र्दर एवेल्यूएशन के बाद आपको उसके मार्क्स बता दिए जाएंगे किसी न किसी फॉर्म में। हो सकता हो आपको जो है ग्रुप में ही भेज दिया जाए, या फिर हो सकता हो तब तक अगर स्कूल्स खुल गए तो आपको क्लासरूम में ही दिखा दिया जाएगा आपने कैसे परफॉर्म किया। तो ये पूरा पैटर्न है एग्ज़ाम का। और मुझे लगता है कि आप सारे लोग बहुत अच्छा करोगे। आपने पहले भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिया हुआ है तो अच्छी खासी प्रैक्टिस भी होगी आपको। तो एक ये जो ऑनलाइन बेसिस वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि या तो मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे या फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने सारे के सारे आंसर सही करे हुए हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करना है और माइन्यूट डिटेल्स में ज़रूर आप ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चंस, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे
कई बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऐसे जगह से आ जाते हैं जहाँ पे जो आपको हल्का फुल्का बताया तो गया था और शायद आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया होगा, इतनी छोटी सी चीज़ थी। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दिया करो और प्रैक्टिस बहुत ढेर सारी होनी ज़रूरी है। तो अपीयरेंस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या मतलब फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट ही ये था, अपीयरेंस। अब अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, कोई चीज़ कैसा दिख रहा है, उसी को अपीयरेंस बोला जाता है। ठीक है, इसको हम एक तरीके से परसेप्शन करके एक वर्ड होता है, उसका सिनोनिम बोल सकते हैं। परसेप्शन मतलब मेरी नज़रों में कोई भी चीज़ कैसी है उसको मेरा परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, मेरा दृष्टिकोण उसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो वैसे ही अपीयरेंस है, लेकिन अपीयरेंस में और परसेप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, हो सकता हो मेरे परसेप्शन में कोई भी चीज़ सही हो, कोई भी काम है वो सही हो और किसी और के परसेप्शन में वो काम सही नहीं। यहाँ पे किसी चीज़ के अपीयरेंस की बात होएगी ही नहीं जहाँ पे हम परसेप्शन की बात करेंगे। तो एक परसेप्शन भी एक नया वर्ड हो गया जो आप अपने जो भी अगर आप कॉपी वगैरह बना रहे होगे तो उसमें वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको अपने कॉपी में ऐड करना है, उनका मीनिंग लिखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है और उसको जो है याद करने की कोशिश करना है। मतलब ऐसा नहीं कि चलो आज रेस्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट एक मामले में आप अगर रेस्ट ना करो तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंग्लिश में वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स के मामले में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अपीयरेंस तो चलो क्लियर है कि कोई भी चीज़ कैसी दिखती है उसी को उसका अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अपीयरेंस की जब भी बात आएगी वहाँ पे पॉलिशिंग की बात आएगी। अब पॉलिशिंग क्या होता है? पॉलिशिंग के बारे में कह रहा है कि मेटल पॉलिशिंग एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड टू मेटल सर्फेसेस बिकॉज इट स्टॉप्स ऑक्सीडेशन। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये मेटल पॉलिशिंग करी क्यों जाती है और सेकंड वन इज़ ऑक्सीडेशन। अब मेटल पॉलिशिंग इसलिए करी जाती है क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा अगर आपने खुले में लोहा छोड़ दिया, वो बारिश वगैरह हुआ या फिर एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर हुआ उसकी वजह से उसमें जंग लग जाती है। जंग लग जाती है तो जो लोहा था उसकी जितनी स्ट्रेंथ पहले थी अब उतनी नहीं रह जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ में कमज़ोरी आ जाएगी या फिर उसकी स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो उसकी स्ट्रेंथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो मेटल में या आयरन में, तो उसके ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ कर सकते हैं। हम ग्रीस की कोटिंग कर सकते हैं, हम ऑयल की कोटिंग कर सकते हैं, हम जो है पेंट उसके ऊपर कर सकते हैं। और एक गैल्वेनाइजेशन भी होता है, एक टर्म जो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करने से क्या होता है कि लोहे के ऊपर जंग नहीं लगता है। और ऐसे ही लोहे के अलावा में अगर आपके घर में कभी कोई कॉपर का बर्तन देखा होगा तो कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर का जो है डिपोजिशन हो जाता है, तो वो जो है कॉपर का सरफेस मॉइस्चर से या एटमॉस्फेरिक जो वाटर ड्रॉपलेट्स से उनके साथ में रिएक्ट करके उसने वो एक डिपोजिशन तैयार कर लिया। ठीक है, तो बस इतना ही आपको अभी पता इतना ही ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या हो रहा होगा। बाकी हम डिटेल में आगे वाले क्लास में ही पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन यही होता है कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन वगैरह करता है। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही, तो उसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कर रहा है तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। वो आप आई सपोज़ वो क्लास 9th में होगा। ठीक है, तो आप इतना ही बस जानो कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एक तरीके का रिएक्शन है जिसकी वजह से मेटल्स का जो क्वालिटी होती है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, आगे इट इज़ अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द ड्यूरेबिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ मेटल surfaces as they are much less likely to wear or corrode। अब देखो wear and tear करके एक वर्ड आता है। wear and tear इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ में किसी चीज़ कोई भी सामान काम प्रॉपरली काम करना बंद कर देना। जैसे हम इंसानों की बात करी जाए कि जब हम यंग होते हैं तो हम आराम से दौड़ लेते हैं,
लेकिन हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पैर ढंग से काम नहीं कर पाते, हमसे सीधा चला भी नहीं जाता। तो वो हमारे अंदर वेयर एंड टियर हो गया, ठीक है, हमारे वेयर एंड टियर आ गया, जिसके चक्कर में अब हमारे पुर्जे काम करने बंद हो गए। ऐसे ही पंखे का एग्जांपल ले सकते हो। पंखा बहुत पुराना है, अब धीरे एक दिन चलते चलते अपने आप से बंद हो गया। तो अब उसमें क्या करेंगे, पंखे को तो तुरंत रिपेयर करवा सकते हैं और वो पंखा वापस से अपने जैसे पुराने फॉर्म में वापस आ जाता है। लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि इंसान का भी कोई पुर्जा खोला और उसको सही कर दिया और वापस से बिल्कुल यंग जैसे था वैसे प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इंसानों में और जो है इस तरह के जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उसमें यही मेन डिफरेंस है, मैकेनिक चीज़ें ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे इट इज़ अ मेथड ऑफ, ये तो हो गया ड्यूरेबिलिटी। इससे जो है पॉलिशिंग करने से ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, सीधी सी बात है। अगर जंग लगेगा नहीं आयरन वगैरह में तो चलता रहेगा, जब तक जंग नहीं लगेगा तब तक उसकी स्ट्रेंथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और उसका हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वो सही से जो है अपना परफॉर्मेंस भी देता रहेगा, ठीक है। तो इतना तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस दो पार्ट्स में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो लस्टर और एक नॉन लस्टर। लस्टर मतलब होता है शाइन, कोई भी चीज़ कितना शाइनी है, जितना ज़्यादा शाइनी होगा उतना ज़्यादा उसको लस्टरस हम बोल सकते हैं। नॉन लस्टरस जिसमें शाइन नहीं होगा उसको, दो चीज़ें शाइनी है, एक ज़्यादा शाइनी है एक कम शाइनी है, तो उसमें कम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि दिस इज़ मोर लस्टरस, दिस इज़ लेस लस्टरस, ठीक है। तो ऐसे करके हम कंपेरिजन कर सकते हैं। और लस्टर का मतलब शाइन होता है, ये आपको तो मतलब ये वर्ड मतलब लस्टर इज़ इक्वल टू शाइन, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि लस्टर इज़ द सिनोनिम फॉर शाइन। तो हम साइंटिफिक टर्म में लस्टर को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा साइंस से रिलेटेड लगता है। अदरवाइज शाइन तो एक कॉमन टर्म भी हो गया, ठीक है। तो साइंस में थोड़ा सा एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं जो हर कंट्री के पीपल जिसको यूज़ कर सकें, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप जानने को पाओगे आगे आने वाली क्लासेस में, और जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स बनाए गए हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। मतलब वो चीज़ इंडिया में उस चीज़ को जो बोलेंगे वही चीज़ अमेरिका में भी बोलेंगे, वही चीज़ अफ्रीका में भी बोलेंगे, ठीक है। तो साइंस की ये खूबसूरती होती है। आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मटेरियल्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन देयर लुक्स। वो तो ठीक है, लुक्स इन द सेंस कि कौन सा कितना ज़्यादा शाइनी है या फिर किसका कलर कौन सा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हो सकता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ सम लाइक डायमंड्स एंड गोल्ड आर शाइनी एंड इज़ टर्म्ड एज लस्ट्रस मटेरियल्स। तो जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे कहीं ना कहीं लस्ट्रस होते हैं। मतलब जैसे अगर आप आयरन को देखो, लोहा, तो लोहा ऐसे आपको शाइनी नहीं दिखा है, लेकिन लोहे को आप बीच में से काटोगे तो बीच में जिस जगह पे आपने काटा हुआ है उस जगह पे चमक दिखती है। तो उससे पता चलता है, उससे प्रूव होता है कि दीज मेटल्स हैव सम लस्टर। द थर्ड पॉइंट इज़ सम अदर मटेरियल्स लाइक ग्रेफाइट एंड वुड डू नॉट अपीयर शाइनी एंड आर जनरली नोन एज नॉन लस्टरस मटेरियल्स। तो नॉन लस्टरस मटेरियल्स के तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। तो आपको करना ये होगा कि 10-10 एग्जांपल इसके जो है अपने आसपास से सराउंडिंग से खोजना है, ठीक है। 10-10 एग्जांपल्स ऐसे जो आपको या तो पढ़ाया नहीं गया है या फिर जो बुक से नहीं है, ठीक है। कहीं से कॉपी नहीं करना है, अपने पास से जो है ये दिमाग लगा के करना है, ये होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वही है, जो भी चीज़ें शाइन नहीं करती उनको हम नॉन लस्टरस बोल देते हैं, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वुड, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।